सिंह। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एडीएस खत्म किया था, उसके बाद काफी गैप हो गया है नेक्स्ट वीडियो आने में, ठीक है, बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इशू, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो आगे है वो अब रेगुलर वीडियो आपको रिसीव होगी, ठीक। हमने जो पिछले वीडियो डाली थी वो लास्ट टॉपिक था एडीएस यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम। अगर आपको याद होगा, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरी देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा नंबर का आएगा पहले वो, जैसे 8 मैक्रो में 40 नंबर का आना है मैक्रो, उसमें से 12 नंबर का आना है क्या एडीएस, तो हमने सबसे पहले क्या खत्म किया एडीएस। अब 12 नंबर के बाद 10 नंबर का क्या आना है तुम्हारा नेशनल इनकम। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। और जो तुम्हारी बुक है, चाहे क्या नाम बीके ओरी है, चाहे संदीप गर्ग है, कोई भी बुक है, ठीक है, हम जो नेशनल इनकम को जो पढ़ाते हैं वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स को इंक्लूड करके पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि 4 चैप्टर उसमें एग्रीगेट और मेथड सब इंक्लूड करके एक हमारा चैप्टर काउंट होगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। और नेशनल इनकम में सबसे बेसिक टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे क्या, हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो नेशनल इनकम का फर्स्ट हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, टाइप्स ऑफ गुड्स। देखो बच्चे, टाइप्स ऑफ गुड्स है क्या देखो, हमारे 2 तरीके के गुड्स होते हैं। पहला होता है क्या, कंज्यूमर गुड, और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, भैया देखो सबसे बेसिक चीज, इसको पढ़ना सबसे इजीएस्ट है। हम कहते हैं नेशनल इनकम, हमने बहुत देखा है बच्चों के अंदर बहुत फोबिया होता है, नेशनल इनकम में टफ है, नेशनल इनकम नहीं समझ में आता, तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज नेशनल इनकम। अब वो कैसे है वे तुमको दिखाएंगे, और हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को भी मैं सॉल्व कराऊंगा बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, दैट इज कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स, ठीक। सबसे पहला आता है कंज्यूमर गुड क्या होता है। एक बात बताओ, कंज्यूमर गुड क्या होते हैं। सबसे पहले हमको जानने से पहले कंज्यूमर गुड पे खर्चा कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड होता क्या है, एक ऐसे गुड जो कंज्यूमर की वांट्स को, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट पे क्या हो गया, व्हिच डायरेक्टली satisfy the human wants। अच्छा, अब ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करना ऑब्वियसली बात है, जैकेट, शर्ट, कपड़े, गाड़ी, एसी, ठीक है, फ्रिज, टीवी, ये सब तुम्हारे क्या हैं, ये सब के सब तुम्हारे क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स है, जो तुम्हारे ह्यूमन वांट्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज आल्सो कंज्यूमर। सर्विसेज इज आल्सो पार्ट ऑफ कंज्यूमर गुड। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, आई एम गिविंग माय सर्विसेज, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ क्या, व्हाट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, कंज्यूमर गुड, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि कंज्यूमर गुड जो हमने इतने एग्जांपल दिए, कार, एसी, फ्रिज, टीवी, शूज, ये सब हमने तुमको दिए एग्जांपल, बट इनको क्या किया गया है, इनको बेटा तुम्हारे बुक में क्लासिफाई कर दिया गया है। इन्हीं कंज्यूमर गुड्स को क्या कर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। अब स्पैन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, कैसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया, बहुत बेसिक समझते हैं। चलो, 4 पार्ट में तुम्हारे बुक में डिवाइड किया गया। सबसे पहला किया गया है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म की होती है, यानी 1 साल या उससे ज्यादा, यानी 5 साल तक, ठीक है, या जो लंबे समय तक चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। कार, एसी, फ्रिज, टीवी, these are called as what, consumer। दूसरा आता है सेमी ड्यूरेबल, ठीक है, यानी वो जो हमने जो पहला पढ़ा वो कंज्यूमर गुड का पहला पार्ट पढ़ा, दैट इज अ ड्यूरेबल गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स बेटा होते हैं जो 1 साल या स्लाइटली मोर, 1 साल या उससे कुछ ज्यादा, ठीक है, जो क्या होते हैं 1 ईयर और स्लाइटली मोर, ठीक है। क्रॉकरी हो गई, कपड़े हो गए, ठीक है, ये सब तुम्हारे किसके पार्ट है, दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट, दीज आर द पार्ट ऑफ सेमी ड्यूरेबल।
अब उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब क्या हो गया, जिसकी ड्यूरेबिलिटी मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन। वीक मान लो, ठीक है, तुम्हारे वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, तुम्हारे दूध हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब तुम्हारे क्या है, या कह सकते हैं सिंपली पेरिशेबल नेचर के। ये सिंपली तुम्हारे क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल, जिनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। और लास्ट तुम्हारा होता है नॉन मटेरियल गुड्स, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। नॉन मटेरियल गुड्स बोलो या इनको सर्विसेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर्विसेज। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, these also are part of what, कंज्यूमर। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा क्या, कंज्यूमर। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कंज्यूमर गुड पे जो खर्चा करता है, हाउस होल्ड करता है, कंज्यूमर करता है, ऐसे खर्चे को बोलते क्या हैं? ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंज्यूमर गुड क्या हो गया, कंज्यूमर गुड एक ऐसे गुड है जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इनको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। और इन पे किए हुए खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये एक नंबर में बहुत जल्दी पूछ लिया था। अब दूसरा आता है कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं, व्हाट आर द कैपिटल गुड्स? देखो बच्चा, भैया कैपिटल गुड्स पे जो खर्चे करते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर। कौन होते हैं, प्रोड्यूसर। अब देखो इन कैपिटल गुड्स को समझने के लिए हम 3 पॉइंट डिफाइन करेंगे। 3 पॉइंट में सिंपली हम इस कैपिटल गुड को समझ लेंगे। पहला, फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक, दूसरा तुम्हारा हो गया क्या, यूज फॉर फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन। और तीसरा ऑफ हाई वैल्यू। देखो बच्चा, सिंपल सी चीज है भैया। कैपिटल गुड की डेफिनेशन को 3 पार्ट में, बहुत बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैपिटल गुड क्या होता है, कैपिटल गुड पे जो खर्चा करता है कौन होते हैं, प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड होते क्या है, एक ऐसे गुड जो प्रोड्यूसर्स के लिए फिक्स एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, दे आर द फिक्स एसेट्स। ठीक, जिनको प्रोड्यूसर यूज करता है फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जिनको प्रोड्यूसर क्या करता है, फर्दर पैसा बनाने के लिए क्या करता है, यूज करता है। और उनकी जो प्रोडक्ट, जो गुड्स होते हैं वो हाई वैल्यू के होते हैं। ठीक है, अब यूज फॉर फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन मींस क्या है कि प्रोड्यूसर उनको खरीदता है, उन पे खर्चा करता है और उनको यूज करके उनसे पैसा क्या करता है, बनाता है। ऐसे गुड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक, अगेन अब हमने इसमें तो पढ़ा कि कंज्यूमर गुड पे जो खर्चा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स पे खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्योंकि तुमको पता है ना, प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। अब बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, कार परचेज बाय हाउस होल्ड। हमने कार खरीदी, हाउस होल्ड ने कार खरीदी, हमने कार खरीदी, हम चला रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द कंज्यूमर गुड है। ठीक, लेकिन अभी हमने कार हमने खरीदी और खरीद के हमने ओला में चलवा दिया, उबर चलवा दिया या टैक्सी में चलवा दिया। अब हम उस कार को यूज करके क्या कर रहे हैं, फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी उससे क्या बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। तो ऐसे ये गुड क्या हो गया था उस समय, कैपिटल गुड। तो सबसे बेसिक जो टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। अब इसको और अगर फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्या, अब इसी को और फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो फर्दर क्लासिफाई करने में जो हमारा गुड आता है वो आते हैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। क्या आता है, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। ये हमको समझना पड़ेगा, व्हाट आर द फाइनल गुड एंड व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। चलो, दूसरा क्या हो गया, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। देखो भैया, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, देखो इस टॉपिक को अगर हमको समझना है तो सबसे बेसिक जो चीज जाननी है वो जाननी है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। क्या जानना है हमको, बाउंड्री। उसके बाद ये टॉपिक्स इजीएस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है
3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, जनरली 3 नंबर में ज्यादा आता है। जस्ट व्हाट इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करके तुमको बताना पड़ता है, ठीक। चलो, तो सबसे पहले अगर हमको इस टॉपिक को पढ़ना है तो हमको सबसे पहले जानना है व्हाट इज बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तुम्हारी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि बहुत कॉमन चीज है, तो तुम आगे आगे सुनोगे। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एक तो सिंपल सी बात है यार बेटा, जब एक गुड बनता है तो वो गुड जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो हर एक प्रोसेस से होके गुजरता, ठीक ठीक। और जब वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच गया यानी उसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। और जब तक वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा तो यानी वो क्या है, अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में है, यानी विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। देखो बहुत बेसिक सी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर ने क्या किया, बहुत शॉर्ट में समझा रहा, फार्मर ने वीट को ग्रो किया, ठीक है, उसकी कॉस्ट जो आई वो आई क्या 500, ठीक। उसने आके फ्लोर मिल को दिया, फ्लोर मिल उसको आटा बनाएगा जो भी बनाएगा, फ्लोर मिल को दिया कितने का 700 का, यानी इसमें 200 क्या किया, वैल्यू एडिशन किया भाई 500 का अगर उसकी कॉस्ट है तो 500 का तो देगा नहीं, उसमें कोई ना कुछ क्या करेगा, ठीक। अब उसके बाद फ्लोर मिल वाले क्या करेगा, फ्लोर मिल वाला क्या करेगा, वो करेगा बेकरी वाले को देगा, किसको देगा, बेकरी को। बेकरी को जब वो देगा, बेकरी वाला उसको क्या करेगा, उसमें से ब्रेड बनाएगा, बिस्किट करेगा, कुछ भी यूज करेगा, फ्लोर मिल वाला जब बेकरी को देगा, मान लो उसने दिया कितने में 1000 रुपए में, 300 उसकी क्या होगी वैल्यूएशन। अब यही बेकरी वाला उसने बिस्किट बना के रस बना के कुछ भी बना के उसने फाइनल कंज्यूमर तक को दे दिया, कितना में, मान लो 1500 फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, देखो एक गुड जो बनने तक जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच गया तब तक हर प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, और हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन क्या हो रही है, ठीक है, ठीक। और उसके बाद जाके ये क्या पहुंच रहा है, ये अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर तक। यानी यहां पे उसने क्या किया, यहां पे क्या उसने कर लिया, यहां पे उसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर लिया, क्रॉस कर दिया, यहां पे बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो हमको ये चीज समझना इसमें बहुत जरूरी है, ठीक। समझ में आई बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। चलो देखो अब हम समझते हैं, देखो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को इसमें। तो फाइनल गुड क्या होते हैं बेटा, फाइनल गुड एक ऐसे गुड होते हैं which have crossed the boundary line of production block। एक ऐसे गुड जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। और इंटरमीडिएट गुड क्या है, which do not cross the boundary line of फाइनल गुड एक ऐसे गुड होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, और इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए। अगर ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए, इट मींस इसमें स्टिल सम वैल्यू नीड टू बी एडेड, यानी कि अगर वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए हैं तो अभी भी उसमें कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन क्या है, बाकी है। लेकिन ये क्रॉस कर चुके हैं तो नो वैल्यू एडिशन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स को जब भी हम लेते हैं ईदर फॉर रीसेल और एज अ रीसेल इसको ले लो, या तो हम इसको यूज करते हैं फॉर द रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे गुड्स हमारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। और फाइनल गुड क्या होते हैं, व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि फाइनल गुड ही हमेशा नेशनल इनकम में क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते,
ठीक है। तो फाइनल गुड क्या है? फाइनल गुड आर दोस गुड व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड व्हिच डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, स्टिल सम वैल्यू नीड टू बी एडेड, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू अभी भी ऐड करनी है और इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करना, यानी ये नेशनल का अकाउंट होता है, नेशनल का अकाउंट नहीं होता। अच्छा एक चीज और, अब मैं तुमको बहुत बेसिक सी चीज बता दूं कि हम तो यहां तुमको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड डिफाइन कर दिए, लेकिन बेटा ये कौन सा गुड फाइनल कहलाएगा, कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा किस पे, एंड यूज पे। टोटल किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा, एंड यूज पे, कि ये गुड फाइनल गुड है, ये गुड इंटरमीडिएट गुड है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा किस पे, इस गुड का एंड यूज कहां पे हो रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो सबसे बेसिक चीज, ठीक, शर्ट परचेज बाय एन हाउस होल्ड इज व्हाट, इज अ फाइनल गुड, वो खरीदेगा सीधे कंज्यूम कर लेगा। शर्ट परचेज बाय रेडीमेड रिटेलर, उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, जैसे फॉर एन एग्जांपल और मान लो स्वीट परचेज बाय हाउस होल्ड या शुगर परचेज बाय हाउस होल्ड मान लो, ठीक है, चीनी हमने खरीदी यूज कर लिया, दैट इज व्हाट, दैट इज फाइनल। लेकिन शुगर परचेज बाय स्वीट शॉप वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड। बुक परचेज बाय अ स्टूडेंट, फाइनल गुड, फाइनल गुड, उसमें कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यही बुक परचेज बाय अ बुक सेलर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वो वैल्यू क्या करेगा, भी ऐड करेगा। तो ये होते हैं तुम्हारे फाइनल गुड और ये होते हैं तुम्हारे क्या, इंटरमीडिएट गुड। एंड फाइनल गुड आर सिंपली क्लासिफाइड इनटू फाइनल फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। यानी कि इससे ये पता चलता है जो अभी तुमने पीछे पढ़ा, कंज्यूमर और कैपिटल गुड, दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट, दे आर द पार्ट ऑफ फाइनल गुड। ये किसके पार्ट है, फाइनल गुड के पार्ट है। ऐसे कई ऐसे एग्जांपल है जो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को डिफाइन करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज कहां पर है। एक ही गुड फाइनल गुड भी हो सकता है और एक ही गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। अ सिंगल गुड कैन बी अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज। उसका एंड यूज कहां पे हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि ये हमारा गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट, ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही? जैसे कि अभी मैंने तुमको एग्जांपल दिया, ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखो हम ये सब बेसिक टॉपिक्स बेटा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि अभी जब नेशनल का स्टार्ट करेंगे तो ये सब तुम्हारे दिमाग में हो, तुमको सब कुछ आता हो, ठीक है। इसीलिए मैं सारे बेसिक टॉपिक्स को स्टार्टिंग से लेकर चल, ठीक। तो हमने जो अभी टॉपिक खत्म किया वो क्या किया, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है। और अच्छा एक चीज बता दो, इन्वेस्टमेंट करता कौन है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज डन बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है। और प्रोड्यूसर जो कैपिटल गुड पे खर्चे करता है, खर्चों को हम लोग बोलते क्या है, उसको बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलो तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता क्या है, बहुत कॉमन सा वो है। देखो इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब एक प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, और पैसा वो क्यों लगाता है, ताकि अपने कैपिटल को जो स्टॉक है उसको इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, सिंपली बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है इन्वेस्ट आई इक्वल टू डेल्टा के, के स्टैंड फॉर व्हाट, कैपिटल। या ऐसे कह सकते हो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर जब भी करता है वो फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए करता है, या अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ व्हाट,
कैपिटल या लीड्स टू फर्दर व्हाट, फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ आ रही? इट लीड्स टू फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप सब क्लियर होगा ये, फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट होता कितने तरीके का? इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है। एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी चीज, व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? फिक्स एसेट पे किए हुए खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डन ऑन फिक्स एसेट, यानी फिक्स एसेट्स पे किए हुए खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख दिया मैंने यहां पे। देख, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट जो होती है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट पे करते हैं, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होती है, इन्वेंट्री को बेटा और क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। ठीक, तो आपसे पूछते हैं कि फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है? द इन्वेस्टमेंट डन ऑन द फिक्स एसेट इज नोन एज फिक्स इन्वेस्टमेंट। निकालते कैसे हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कैसे? तो फिक्स इन्वेस्टमेंट को निकालने का तरीका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, माइनस इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, या फिक्स इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस फिक्स इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये कैलकुलेट करने को होता है फिक्स एसेट। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब बेटा एक एक नंबर में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको दिमाग में डाल लो, हर एक एक नंबर में जो क्वेश्चंस हैं ये आपको दिए जा सकते हैं, तो इसको हमेशा दिमाग में बिठा लो। फिक्स इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस फिक्स इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक, और ये कैसे निकालते हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारा होता है क्या? इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हमको याद रखना, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ये जितना भी मैंने तुमको टॉपिक बताया, हाँ इसमें फिक्स फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वो 3 नंबर में जनरली डिफरेंशिएट करने पूछा जाता है, तो हमको हमारे पास 3 या 4 जो है वो पॉइंट उसके बन सकते हैं और हम लोगों ने बना के देखे। ठीक है, तो अब हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट के टाइप पढ़ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्या? वो आता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट से एक्चुअली वो लिंक करता है, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन को पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा। ठीक, डेप्रिसिएशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेप्रिसिएशन? इस टॉपिक को समझ गए होंगे आप लोग। ये सब बेसिक टॉपिक हैं, इनको एकदम दिमाग में रखो, इसको एकदम दिमाग में रखो, तभी आपको समझ में आएगा। अब आता है व्हाट इज डेप्रिसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेप्रिसिएशन? देखो डेप्रिसिएशन है क्या? बेसिकली जब कोई भी हम एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, तो एसेट परचेज करने के बाद होता क्या है, आप भले उसको यूज करो या ना करो, एक स्पैन टाइम के बाद या टाइम स्पैन के बाद, ठीक है, या कुछ समय के बाद, या उसमें कुछ मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई, नॉर्मल वियर टियर हो गया, ऑटोमेटिकली उस गुड की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है।
तो जो जितनी वैल्यू जो कम होती है, दैट जो डिडक्टेड वैल्यू है, जो वैल्यू उसकी में घटाव होता है, वो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। यानी कि कोई भी एसेट जब आप परचेज करते हो, परचेज करने के बाद कुछ समय बाद या उसमें कुछ नॉर्मल वियर टियर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपके जो एक्चुअल वैल्यू जो है, जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया होगा, वो वैल्यू उसकी नहीं रह जाती, वो कम हो जाती है। वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें क्या लग जाता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक टाइम स्पैन के उससे हो सकता है, ठीक, या नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, कोई भी एसेट जब आप परचेज करते हो तो उसमें टाइम स्पैन के बाद नॉर्मल वियर टियर की वजह से कुछ वैल्यू में डिडक्ट हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है। तो जो वैल्यू कम होती है उसमें क्या लग जाता है, उसमें लग जाता है क्या, डेप्रिसिएशन। इसलिए डेप्रिसिएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये हमको पता है बेटा कि ये चीज होनी है, ठीक है, इसीलिए डेप्रिसिएशन को रिकवर करने के हम लोग क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। यार हमने कोई भी, मान लो फॉर एग्जांपल हमने बाइक खरीदी, ये तो बहुत कॉमन चीज लोग बोलते हैं कि जैसे आपने कोई भी चीज, मान लो बाइक तुमने शोरूम से जैसे निकलवाई, ऑटोमेटिकली शोरूम से तब तक 5,000 रुपए कम हो जाता है इसका। ठीक है, मान लो हमने बाइक खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक, हम उसको यूज किए नहीं किए, मान लो 6 महीने बाद हमने सोचा चलो हमें बाइक एक्सचेंज करके हमको दूसरी बाइक लेनी है, हमें दूसरी बाइक का शौक, ठीक, तो अब हम जो उसको बेचेंगे क्या वो 1 लाख रुपए में बिकेगी? नहीं बिकेगी। मान लो 80,000 रुपया, 70,000, मान लो 6 महीने की, तो मान लो 80,000 रुपए, तो 20,000 उसमें क्या हो गया, वैल्यू कम हो गई। ये 20,000 किसकी जो लगा, 20,000 वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, या हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या हो सकता है खड़ी भी रहे, तब भी उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि जो 1 लाख की चीज थी वो आज 80,000 में अगर बिक रही है, तो 20,000 उसमें क्या लग गया है, डेप्रिसिएशन। और ये बहुत बेसिक चीज है, ये एक्सपेक्टेड है कि होना ही होना। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ना जो मशीन खरीदती है, फिक्स एसेट्स खरीदती है, प्लांट मशीनरी खरीदती है, तो वो उसको पता है कि अगर हमने आज 2023 में अगर उसको हमने खरीदी है मशीन, इस मशीन की जो लाइफ है ये 10 साल है, 10 साल यानी 2033 में हमको फिर से इस मशीन को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम ये वाली मशीन को हम उसमें वहां बेचेंगे, रिप्लेस कराएंगे, न्यू मशीन लेंगे, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि इसमें डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। तो उस समय जो डेप्रिसिएशन लगता है उस वैल्यू को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हर कंपनी जो है, फर्म जो है, वो क्या करती है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या बनाती है, डीआर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डेप्रिसिएशन को बोलते क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और डेप्रिसिएशन को रिकवर कैसे किया जाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। ठीक, अच्छा, अब अगर हमने कहा, हम यहां पर समझा देते हैं, अगर हमने कहा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, देखो हमने बाइक खरीदी, तो हमें पता है कि बाइक गिरेगी भी एक बार, टूटेगी भी एक बार, या कहीं भी लड़ेगी, कुछ भी होगा, एक्सवाइजेड नॉर्मल वियर टियर होगा, या अपने आप वैल्यू जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगा, किसी भी वजह से वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जब हम बाइक खरीदे तो हमको ये पता है कि उसमें आग लग जाएगी। क्या ये हम एक्सपेक्टेड है कि आग लग जाएगी? मान लो जैसे वो देखो ना, ऊपर सी वो मूवी आई थी, ओ माय गॉड, पूरे शहर में से परेशान की जो दुकान है जो गिर जाती है। ठीक है, तो वो चीज है कि भूकंप आया से मेरी ही बाइक चली गई, या कुछ ऐसी चीज है कि मेरी बाइक पानी में डर गई, क्या ये एक्सपेक्टेड होता है? ये सब एक्सपेक्टेड नहीं। ठीक है, इसको हम लोग गिनते हैं किसमें, अनएक्सपेक्टेड। इसमें सीधे सीधे क्या होता है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता, सीधे नहीं आ पा, सीधे इसमें क्या होता है, कैपिटल का लॉस होता है, इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं, मिलेगी नहीं पता नहीं। तो जब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है तो इसको डेप्रिसिएशन, और जब वो अनएक्सपेक्टेड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी सीधे सीधे पूंजी का लॉस, खत्म, स्वाहा। और इसको रिकवर कराने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा होता है क्या, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो पूछा जाता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, डेप्रिसिएशन। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस दैट इज अ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस, और डेप्रिसिएशन को रिकवर करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड।
तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, और डेप्रिसिएशन और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बहुत स्लो है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वीडियो इधर बहुत लेट आई, ठीक है, लेकिन अब आगे से रेगुलर आएगी। कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज्यादा गैप हुआ, लेकिन अब कॉन्टिन्यूअसली आपको वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। टिल देन बाय बाय।